टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 21 मई के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, आप इनको डेली बेसिस में कवर करते रहिएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। बताना चाहूँगा डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आप लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फारो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए, उन क्वेश्चन को जरूर लिखिए। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स लोअर पीसीएस मेंस, फारो मेंस की फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 21 मई के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से कि फिनलैंड ने नेटो मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए बिड को कंफर्म कर दिया है। फिनलैंड का कहना है, फिनलैंड के राष्ट्रपति जो है उनका कहना ये है कि वो ज्वाइन करेंगे नेटो मेंबरशिप को। और इसी तरह से स्वीडन ने भी कह दिया है। तो फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों ने ये कह दिया है यूक्रेन के बाद कि अब वो नेटो के मेंबर बनेंगे, नेटो को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन 124A के ऊपर जो न्यूज़ आ रही है कि इन अ ब्रीफ ऑर्डर डिलीवर्ड इन SG वोम्बार्ट कैरे। देखिए ये आपको केस ध्यान रखना है, SG वोम्बार्ट कैरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ है, जिसमें 3 जज बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने सेक्शन 124A जो है IPC का, जो सेडिशन को डिफाइन करता है, उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया है। तो सेक्शन 124A कहता है कि कोई भी एक्ट सेडिशन के तहत आ सकता है अगर वो एक्ट को वर्ड्स के थ्रू किया जाए, शब्दों में कहा जाए, कोई साइन आप करें, या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, विच ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग, यानी कि या तो वो लाए किसी चीज़ को या अटेम्प्ट करे उसको लाना, किस चीज़ को, हेट्रेड को यानी नफरत को, या कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट। कि कंटेम्प्ट का मतलब हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानते, किसी पर्सन की कही हुई बात को नहीं मानते, यहाँ पे पर्सन की जगह देश हो जाएगा, कि अगर आप किसी देश के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हो, या यहाँ पे भारत के, अगर हम बात करें भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें कि भारत के अगेंस्ट कुछ बोलते हो, कंटेम्प्ट करते हो भारत की बात का, तो उसको सेडिशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो सिंस 1973 सेडिशन हैज़ ऑल्सो बीन ट्रीटेड एज अ कग्नाइजेबल ऑफेंस। तो सेडिशन जो है कग्नाइजेबल ऑफेंस है, यानी कि जो पुलिस है वो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। दैट इज़ द पुलिस कैन अरेस्ट पर्सन्स सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड द ऑफेंस विदाउट अ वारंट। तो बिना वारंट के अरेस्ट किया जाने वाला जो ऑफेंस होता है उसको कग्नाइजेबल ऑफेंस कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है न्यू सिस्टम डिलेज मनरेगा वेज पेमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम निकाला है जिसके तहत आप पेमेंट करेंगे मनरेगा के तहत। यह सिस्टम के तहत कुछ दिक्कतें हो रही है जिसकी वजह से केरला में वेज पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है। जो मनरेगा के तहत जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह देने में, उनकी जो डेली उनको लेबर जाती है उसको देने में दिक्कत आ रही है। सेंटर्स लेटेस्ट मोबाइल मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो मोबाइल मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके में टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से केरला में पेमेंट नहीं हो पा रहा है। द मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द मनरेगा विदाउट एड्रेसिंग वेरियस टेक्निकल इश्यूज हैज़ लेड टू पेमेंट जो टू वर्कर्स बीइंग हेल्ड अप इन केरला। तो यानी जो केरला में जो पेमेंट्स होती हैं वो रुक गई हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द Public Financial Management System necessitating fund dispersal through a single account for the state मनरेगा has also complicated matters। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी कि PFMS का, तो जिसके वजह से एक ही अकाउंट से, सिंगल अकाउंट से सारा पैसा जाता है मनरेगा के वर्कर्स पे, उसके वजह से भी दिक्कत आ रही है। तो एक तो जो सेंटर ने दो चीज़ें की, एक तो PFMS किया, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा उन्होंने जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लाए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लाए, इन दोनों के वजह से दिक्कतें आ रही हैं, पेमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं GS3 में। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है रुपी के वैल्यू की या रुपी के डीवैल्यूएशन की। अगर हम पैसे को देखें या डीवैल्यूएशन अगर कि डेप्रीसिएशन कहें, तो पैसे की वैल्यू में US डॉलर के अगेंस्ट देखें अगर गिरावट जो आ रही है तो उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 77 रुपीज़ तक पहुँच गया है $1 के अगेंस्ट में इंडियन रुपी। तो बात ये आ रही है कि INR की गिरती जो वैल्यू है उसके पीछे का कारण क्या है। द वैल्यू ऑफ एनी करेंसी इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर द करेंसी एज वेल इट सप्लाई। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार से भारत की जो करेंसी है या किसी भी देश की जो करेंसी होगी, वो उस करेंसी की जो डिमांड होगी, उस करेंसी की जो सप्लाई होगी, उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। जब सप्लाई जो होगी किसी भी करेंसी की बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, और जब भी डिमांड जो है करेंसी की बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। इन द वाइडर इकोनॉमी, अगर हम वाइडर इकोनॉमी की में बात करें, व्यापक स्तर पर बात करें, तो जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में RBI है, वो डिटरमाइन करता है कि कितनी करेंसी सप्लाई की जाएगी। वाइल द डिमांड फॉर करेंसी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। और
उसकी डिमांड कितनी है। अब देखिए जो प्रोड्यूस करेगा वो तो आरबीआई करेगा, लेकिन उस चीज़ की डिमांड कितनी है वो डिपेंड करेगी उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। इन दी फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई ऑफ रुपीज़ इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स एंड वेरियस फॉरेन एसेट्स, यानी कि भारत में जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा भारत का पैसा बाहर जाएगा। सो इफ़ देर इज़ हाई डिमांड टू इम्पोर्ट ऑयल, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है कि ऑयल को इम्पोर्ट किया जाए, इट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ रुपीज़ इन द फॉरेक्स मार्केट एंड कॉजेज द रुपीज़ वैल्यू टू ड्रॉप। अगर तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी तो इससे तेल भारत को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा और भारत को बहुत ज़्यादा रुपया फॉरेक्स मार्केट में देना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देना पड़ेगा, जिससे कि वो पैसा उतार सकें उन देशों से जिन देशों से उन्होंने तेल लिया है। तो इससे क्या होगा, फॉरेक्स मार्केट में भारत के रुपए की वैल्यू जो होगी वो, या उनकी जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तेल का दाम देना है उनको, तेल का पैसा देना है। लेकिन इसके वजह से क्या दिक्कत होगी कि रुपये की जो वैल्यू है वो भी घट जाएगी, वो भी डेप्रीशिएट हो जाएगी। The demand for rupees in the foreign exchange market, on the other hand, depends on foreign demand for Indian exports and other domestic assets. So, for instance, when there is great enthusiasm among foreign investors to invest in India, अगर किसी टाइम पे ऐसा हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हुए भारत में इन्वेस्ट करें, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ डॉलर्स। तो उससे क्या होगा, डॉलर्स आ जाएंगे फॉरेक्स मार्केट में, तो इससे क्या होगा, रुपये को थोड़ी सी जान मिलेगी। रुपया जो होगा, यानी रुपया जो है भारत का जो करेंसी है, INR है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेरिजन टू US डॉलर। तो बात आ रही है कि व्हाट कॉजिंग द रुपी टू लूज वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। तो ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि रुपये की वैल्यू घट रही है। सिंस मार्च दिस ईयर, इस साल मार्च अगर हम देखें तो US का जो फेडरल रिजर्व है वो अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, यानी एक तरह से आप कहें कि रेपो रेट बढ़ा रहा है, जिसके वजह से लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने भारत के मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें से हटाकर पैसों को US के मार्केट में लगा रहे हैं, जिससे कि उनको रिटर्न वहाँ पे अच्छा मिलेगा। अगर US रिटर्न अच्छा देने लगेगा तो भारत से डॉलर्स जाने लगेंगे, और जब भारत से डॉलर्स जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपये की वैल्यू गिर जाएगी। तो दिस इन टर्न हैज़ पुट प्रेशर ऑन इमर्जिंग मार्केट करेंसीज विच हैव डेप्रीशिएटेड सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द US डॉलर। तो इवन डेवलप्ड मार्केट करेंसीज जैसे कि यूरो हुई या येन हुई, वो भी डेप्रीशिएट हुई है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो राइज हुआ है मोर देन 8% एंड सो फार दिस ईयर। तो डेप्रीशिएट हुआ है डॉलर इंडेक्स भी। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ INR कमज़ोर नहीं पड़ रहा, जो यूरो है या येन है, जो जापान की करेंसी है, वो भी कमज़ोर पड़ रही है। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है विच मेजर्स अमंग अदर थिंग्स द गैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि जो अकाउंट करंट में चल रहा है, हाल फिलहाल चल रहा है, जैसे कि हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अपने यहाँ आयात कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से निर्यात हो रही हैं, यानी कि एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हिसाब किताब होता है वो सारा करंट अकाउंट डेफिसिट का जो अकाउंट होता है उसमें लिखा जाता है, करंट अकाउंट में लिखा जाता है। तो अगर इन केस हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे तो ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, भारत में इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो भारत का ज़्यादातर करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव में रहता है। तो बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेक्टेड टू हिट अ 10-year हाई। तो 10 साल के ऊंचाई तक जाने वाला है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि 3.3% होने जा रहा है GDP का। तो दिस मीन्स दैट इंडियाज इम्पोर्ट डिमांड एमिड राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इज लाइकली टू नेगेटिवली अफेक्ट द रुपी। तो भारत की जो इम्पोर्ट की डिमांड है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं ग्लोबली, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हिट करेगी रुपी को, अनलेस फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर सफिशिएंट कैपिटल इनटू द कंट्री टू फंड द डेफिसिट। जब तक कि ऐसा नहीं होगा कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो US के हों, चाहे वो किसी भी देश के हों, वो भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर भारत में पैसा इन्वेस्ट होगा, भारत में बाहर से पैसा आएगा, तो भारत की इकनॉमी है उसको मजबूती मिलेगी। इसी वजह से जो भारत का रुपया है उसको भी मजबूती मिलेगी। बट फॉरेन इन्वेस्टर्स हु अनलाइकली टू प्लग कैपिटल इनटू इंडिया व्हेन इन्वेस्टमेंट यील्ड्स आर राइजिंग इन द US। अब देखिए, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि जो US है वो बहुत अच्छी यील्ड दे रहा है। तो US यील्ड्स ऑन US 10-year ट्रेजरीज, तो जो US के 10-year ट्रेजरी है फॉर इंस्टेंस, वो 0.5% से बढ़ाकर उन्होंने 3% कर दिए। यानी कि अगर पहले आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए US ट्रेजरी बिल में, वो पहले 0.5% इंटरेस्ट देते थे, उस पर आपका फ़ायदा करवाते थे, तो 0.5% से बढ़ा के अब US फेडरल रिजर्व ने उसको 3% कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा होने की वजह से जो सभी इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से निकलकर US में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। द रुपी इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हैज़ कंसिस्टेंटली लॉस्ट वैल्यू अगेंस्ट द US।
तो मेजर रीज़न क्या है, वो इन्फ्लेशन तो है ही कि डोमेस्टिक प्राइस में जो इन्फ्लेशन आ रहा है, अगर भारत में हायर इन्फ्लेशन होगा इसका मतलब ये है कि RBI हैज़ बीन क्रिएटिंग रुपीज़ एट अ फास्टर रेट। इन्फ्लेशन इस वजह से होता है, मुद्रास्फीति दर जो बढ़ता है वो इस वजह से बढ़ता है कि अगर आपकी मार्केट में पैसा ज़्यादा है और मार्केट में सामान कम है तो वही सामान ज़्यादा पैसों में आएगा, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो अगर RBI ज़्यादा पैसे बना रहा है, फास्टर रेट पे पैसे बना रहा है, नोट छाप रहा है, तो इसकी वजह से भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो भारत में जो RBI है वो इतनी तेज़ी से नोट छाप रहा है जितनी तेज़ी से US का फेडरल रिजर्व डॉलर्स नहीं बना रहा है। तो आगे चलते हैं। सो वाइल कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज गेन अ लॉट ऑफ अटेंशन इन डिस्कशंस ऑन द रुपी वैल्यू, द डिफरेंस इन द रेट्स एट विच द US फेड रिजर्व और RBI सप्लाई कर रहा है अपनी करेंसीज को में प्ले मच लार्जर रोल। तो US फेडरल रिजर्व कितना डॉलर्स प्रोवाइड कर रहा है और RBI कितने रुपीस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि आगे आगे देखना होगा कि किस तरह से भारत की जो रुपए की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करती है, या तो वो राइज करती है या वो फॉल करती है डॉलर्स के अगेंस्ट में। अडानी ने अंबुजा और ACC सीमेंट जो आता है उसको खरीद लिया है, उस कंपनी को खरीद लिया है $10.5 बिलियन की डील में। तो दिस डील मेक्स अडानी सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर आफ्टर अल्ट्राटेक सीमेंट ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो आदित्य बिरला ग्रुप का है उसके बाद अडानी सेकेंड नंबर पे आ गया है। अडानी फैमिली थ्रू एन ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल, उन्होंने कहा है कि वो एक डेफिनेट एग्रीमेंट में आने जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की जो बेस्ड होलसिम लिमिटेड है उसका पूरा का पूरा स्टेक खरीद लिया है अंबुजा सीमेंट्स में और ACC में, और जिससे कि ये दोनों जो कंपनीज थी लीडिंग सीमेंट कंपनीज थी भारत की, और अब जो सीमेंट बिकेगा वो अडानी के नाम से बिकेगा। इंडियन कंपनी प्रोड्यूसेस टैक्टिकल बैटरी फॉर बैटलफील्ड। तो डिफेंस से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है कि एक बेंगलुरु बेस्ड वेंचर है, कंपनी है जिसने एक रग्ड टैक्टिकल बैटरी को लॉन्च किया है जो अब नेटो को बेचने की बात की जा रही है। एक हैवी ड्यूटी पावर बैंक है, इसको प्रवेग नाम दिया गया है, प्रवेग फील्ड पैक, जो 14 किलो का है, इस पोर्टेबल एंड वेज 14 kg, तो 14 किलो का है और इसको आगे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है डिफेंस पर्पसेज से। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, रेपो रेट के ऊपर बात कर रहे हैं कि हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी या RBI था, तो RBI ने ज़्यादातर वो जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता या घटाता है या उसको कांस्टेंट रखता है, ये सब चीज़ें RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि जो मौद्रिक नीति है उसमें बताता है। लेकिन अभी मई के महीने में देखा गया कि 3-4 मई के आसपास अचानक से RBI ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से RBI को क्विक डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। द रेपो रेट इज़ द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो रेपो रेट क्या है, ये अपना आप में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जिसमें RBI ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बैंक्स को अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो रेपो रेट क्या चीज़ होती है, इन केस अगर किसी बैंक को अचानक से काफ़ी सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई भी बैंक हो सकता है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक हो सकता है जैसे कि PNB है या SBI है, तो वो क्या करता है, वो तुरंत RBI के पास जाता है कि मुझे ओवरनाइट के लिए यानी कुछ दिनों के लिए, एक रात के लिए भी हो सकता है या कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, 3 से 4 दिनों के लिए भी हो सकता है, कि आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दीजिए। RBI से कुछ पैसा उधार मांगते हैं और उसके बाद मैं आपको उस पैसे को वापस दे दूँगा। तो जो वो पैसा उधार देता है RBI किसी भी कमर्शियल बैंक को, उसको रेपो रेट कहा जाता है। द रेपो रेट सिस्टम अलाउज सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई विद इन इकोनॉमीज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो रेपो रेट से RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में या भारत की अर्थव्यवस्था में, कि वो उसके रेपो रेट के दर को बढ़ाकर या घटाकर पैसे की जो सप्लाई है मार्केट में उसको बढ़ा घटा सकता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ मॉनिटरी टूल। तो एक मॉनिटरी टूल है अपने आप में, बाय हेल्पिंग टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी और फंड्स इन द बैंकिंग सिस्टम। की बैंकिंग सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी रहेगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, हिंदी में कहें, या पैसा अगर हम कहें तो जो लिक्विड होता है, बिल्कुल जो पैसे आपके हाथ में होते हैं वो मोस्ट वोलेटाइल होते हैं या मोस्ट लिक्विड होते हैं। तो जो लिक्विडिटी है या फंड्स हैं बैंकिंग सिस्टम में, कितना पैसा रहेगा, उस सब चीज़ को डील करने के लिए RBI जिम्मेदार है। तो रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है RBI का मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। व्हेन बैंक्स हैव शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, जब बैंक को बहुत कम समय के लिए रिक्वायरमेंट होती है कुछ फंड्स की, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों के पास होती है, G-Secs जिसको कहा जाता है, तो वो उसको RBI में रखकर वहाँ RBI से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं। तो दे कैन प्लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दैट दे होल्ड विद द सेंट्रल बैंक एंड बोरो मनी अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज एट द रेपो रेट। तो सिंस दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द RBI चार्जेस, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो RBI चार्ज करता है, तो कमर्शियल बैंक सच एज स्टेट बैंक, ICICI, जब ये लेंड करते हैं पैसा, तो इट सर्व्स एज अ की बेंचमार्क।
अब मान लेते हैं कि अगर इन बैंकों को 4% की दर से या 4.4% की दर से रेपो रेट से लोन मिल रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो ये दर्शाता है कि जो कोई भी बैंक है वो 4% या 4.4% से नीचे लोन दे ही नहीं सकता, क्योंकि इतने पे तो उसको खुद को ही लोन मिला है। तो अगर पीएनबी को लोन देना है तो ऑब्वियस सी बात है वो 4%, अगर रेपो रेट 4% रहा हो तो 4% से वो ऊपर ही लोन देगा, इससे कम में लोन वो नहीं देगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है CDS की और टॉप लेवल मिलिट्री रिफॉर्म्स की। जब से जनरल बिपिन रावत की डेथ हुई है वे बैक इन दिसंबर 2021, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस टाइम से लेके अब तक मई के महीने तक CDS की पोस्ट खाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कोई भी ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया गया है इस पोस्ट के लिए। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे विचार कर रही है कि क्या इस पोस्ट पे पर्सन को रखना चाहिए, और जो वो पर्सन रखा जाएगा वो कौन होगा, या उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, या उसके क्या वर्क होंगे, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, वो क्या काम करेंगे, वर्क ऑफ स्कोप क्या होगा या स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, तो इन सब चीज़ों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है उसके ऊपर मंथन किया जा रहा है। तो दिसंबर 2019 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था कि एक CDS की पोस्ट को क्रिएट किया जाए, जो कि एक 4 स्टार जनरल होगा, और उस टाइम पे जो आर्मी चीफ थे जनरल रावत, उनको अपॉइंट किया गया था इस पोस्ट के लिए। जो मैंडेट है CDS का, जो CDS को करना था वो था कि उनको ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन तीनों सर्विसेज की, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इन तीनों सर्विसेज की, इन सभी चीज़ों को, चाहे वो ऑपरेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, इन सबको एक साथ करना था, इनको मर्ज करना था विद इन 3 years ऑफ द फर्स्ट CDS एज्यूमिंग ऑफिस। अगले 3 सालों में, जिस दिन से CDS ने ऑफिस संभाला, अगले 3 सालों में इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना था जो इन तीनों डिफेंस फोर्सेज में तरीके से हो सके। ही विल एक्ट एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर्स। तो जितने भी ट्राई सर्विसेज मैटर्स हैं, इन तीनों सेवाओं से संबंधित जितने भी मसले होंगे, डिफेंस मिनिस्टर के सीधे CDS जो है वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होगा, यानी कि मुख्य जो सैन्य सलाहकार है वो कौन होंगे, वो CDS होंगे। हाउएवर द 3 चीफ्स विल कंटिन्यू टू एडवाइज द डिफेंस मिनिस्टर। तीनों चीफ भी डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करते रहेंगे, साथ साथ CDS भी डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करता रहेगा। देयर इज नाउ अ डायकॉटमी इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द सेवरल हेड्स बोन बाय द CDS। तो एक डायकॉटमी हो रही है, जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको निभानी है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है DMA, और जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 5 विभाग आते हैं, उनमें से ये 2 विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो इनका काम लगभग एक जैसा है, तो इसके वजह से इनके कामों में ओवरलैपिंग हो रही है। तो थिएटर कमांड की बात की जा रही थी कि भारत का एक सपना था कि वो एक थिएटर कमांड बनाए, जिस तरह से चाइना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड, ईस्टर्न थिएटर कमांड बना रखे हैं, उस बेसिस पे चाइना के बाद इंडिया भी थिएटर कमांड पे काम करे, जिससे कि तीनों सर्विसेज जो हैं इंटीग्रेटेड मैनर में, एकीकृत मैनर में कार्य कर सकें। तो एक एम्बिशियस एजेंडा सेट किया गया था फर्स्ट CDS के द्वारा टू रीऑर्गेनाइज द इंडियन आर्म फोर्सेज इनटू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स विच वुड बी द बिगेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री इन द 75 years। तो 75 सालों में जब से भारत आज़ाद हुआ है, तो पहला या सबसे बड़ा आप कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन होता इंडियन डिफेंस स्ट्रक्चर में, अगर थिएटर कमांड बनने की संभावनाएं जागृत होती, एंड फंडामेंटली चेंज द वे द 3 सर्विसेज ऑपरेट टुगेदर, और फंडामेंटली चेंज कर देती कि तीनों सर्विसेज किस तरह से काम करती हैं। एक्सटेंसिव स्टडीज़ वर कैरिड आउट बाय द वाइस चीफ्स ऑफ द 3 सर्विसेज। तो कई सारी स्टडीज़ की गई कि लैंड बेस, वेस्टर्न, ईस्टर्न कमांड्स, मैरीटाइम थिएटर कमांड और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड, तो इन सब चीज़ों पे बात की जा रही है कि इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य करा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देखें तो मानिक शाह को अपॉइंट किया गया है नया चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा का। जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या, उन्होंने ऑफिस की ओथ दिलवाई है मिस्टर शाह को राजभवन में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको जो शपथ दिलवाई है वो वहाँ के गवर्नर ने दिलवाई है, सत्यदेव नारायण आर्या को। और स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखें तो इंडियन टीम ने थॉमस कप जीता है, जो कि सुप्रीमेसी दिखाता है अपने आप में। मेन की बैडमिंटन टीम में उन्होंने जीता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेन बैडमिंटन टीम कोई कप जीत पाई है, और स्पेशली उसमें से भी थॉमस कप जीत के आ पाई है, जो उन्होंने ऑल टाइम इंडोनेशिया जो चैंपियन था उनको हराया है, और ये भारत की पहला सक्सेस रहा है इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी हैं। तो सबसे पहला आ रहा है कि व्हाट डज बुद्धा मीन इन संस्कृत। तो बुद्ध का क्या मतलब है संस्कृत में, और बर्थ नेम क्या है उन पर्सन का हु प्रोपोगेटेड द रिलीजन नॉलेज एज बुद्धिज्म, जिन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, वो पर्सन का असली नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम क्या था। तो पहली बात तो जो बुद्ध का मीनिंग है उसका मतलब है अवेकन वन, यानी कि जो अवेकन हो चुका है, और जो वो पर्सन थे उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम।
तो वो फेस्टिवल बताइए जो कई सारी एशियन कंट्रीज़ में होता है, जो बर्थ, एनलाइटमेंट और डेथ को रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की, उसको वेसाक कहते हैं। तो वो WESAK भी लिख सकते हैं उसको, और VESAK भी लिख सकते हैं। नेम द प्लेसेस ऑफ द बुद्धास्ट फर्स्ट सेरेमोन परिनिर्वाण दैट आर अमंग द होलिएस्ट साइट्स इन द रिलीजन। तो बुद्ध ने जो पहला सेरेमोन दिया था, यानी पहली प्रीचिंग की थी, अपना पहला भाषण दिया था, वो दिया था सारनाथ में, और जो उनका परिनिर्वाण हुआ यानी उनकी जो डेथ हुई वो ही कुशीनगर में। बेसिकली बुद्धिज़्म में डेथ ना बोलकर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो भी बुद्धि सेंट होते हैं जिस तरह की गौतम बुद्ध हैं, उनके लिए महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो वो पाली टर्म क्या है जो रिलीजन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस एंड बीइंग्स, जैसे कि इम्परमानेंस है, क्या परमानेंट नहीं है, नॉन सेल्फ सफरिंग, उसके लिए है तिलक खाना उसको कहते हैं। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग प्रिंस सिद्धार्थ की क्या एज थी कि जब उन्होंने घर छोड़ा, जब उनको अवेकनिंग हुई और जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो जब उन्होंने घर छोड़ा तब वो 29 साल के थे, जब उनको अवेकनिंग हुई बोधि ट्री के नीचे बैठ के तो वो 35 साल के थे, और जब उन्होंने अपने शरीर छोड़ा तब वो 80 ईयर्स के थे। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये क्वेश्चन जो है UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है कि फ्यूचर बुद्धा कौन है। तो फ्यूचर बुद्धा जो है वो मैत्री हैं या मैत्रेय हैं। तो ये इसके नाम पे क्वेश्चन आ चुका है कि क्या नेम गिवन किया गया है फ्यूचर बुद्धा को। ये ऑलरेडी 2020 का अगर आप UPSC प्रीलिम्स देखेंगे या 2019 का, आई थिंक 2020 का जो UPSC प्रीलिम्स है उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा चुका है। अपार्ट फ्रॉम द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड द सांची मॉन्यूमेंट्स, पूछ रहा है कि 2 कौन सी यूनेस्को वैलिडेटेड साइट्स हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, वो हैं अजंता केव्स और एलिफेंटा केव्स। और इस टाइम पे प्रेजेंट हेड कौन है तिब्बतन बुद्धिस्ट के, तो 14th दलाई लामा हैं जो कि भारत में रह रहे हैं धर्मशाला या दार्जिलिंग में। तो दैट्स ऑल। तो ये है 21 मई के करंट अफेयर्स। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा गाइस। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।